जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके बीच लेकर के आया हूं आर्मी की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यह जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, यह लखनऊ ईआरओ में जीडी की एग्जाम में पूछी गई थी और यह एग्जाम 1 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। तो दोस्तों आपको बस ईमानदारी पूर्वक से सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में आपको मिलने वाले हैं टोटल 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न और इसका साथ साथ सॉल्यूशन भी। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहिए जियो स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को दोस्तों। देखिएगा ये सारे प्रश्न जो है वो आपको पीडीएफ में है। इसी पीडीएफ को मैं दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा इससे अच्छी तरीका से लिखकर आपके बीच लाया हूं, ताकि आपको कहीं भी कोई किसी तरीका से दिक्कत नहीं हो और सही ढंग से सारे क्वेश्चन दिखाई दे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टोटल सेशन को और देखते हैं आज की पहली प्रश्न। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माटी धड़पन हैं। दोस्तों आज की पहली प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सही उत्तर इसका लगा देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लोकसभा सदस्यों का चयन जो होता है सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। आज की दूसरी नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम आपको बतलाना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे होंगे, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, बिंदुसार। चलिए ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यदि आप जानते हैं दोस्तों तो सही से इसका जवाब देंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ आपको जवाब देनी है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के तट पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज की चौथी नंबर प्रश्न जो कि आपकी लखनऊ ईआरओ में क्वेश्चन पूछी गई है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 6ठी नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहां पे है? बहुत ही हल्की प्रश्न पूछी गई थी और इस साल यानी कोरोना काल अभी भी चल रहा है दोस्तों, तो इस साल भी आपको हल्की ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुंबई। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7वीं नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जामनगर। तो ऑप्शन सी जामनगर गुजरात में पड़ता है दोस्तों, सही आंसर सी ऑप्शन होगा। अगली प्रश्न को देखते हैं। आज के 8वीं नंबर प्रश्न, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक, फेसबुक का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? निर्माण किसने किया था, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अगली प्रश्न को देखिएगा। ये रही दोस्तों आज की 9वीं नंबर प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप खालिस्तान है, द्वीप का नाम बताना है, क्या होगा? ग्रीनलैंड। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें उम्मीद है आप अच्छे से इसे बना रहे होंगे, अच्छे से इसे समझ रहे होंगे।
सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो दोस्तों वो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे K2। K2 यानी कि गॉडविन अस्टीन, जो कि भारत के लद्दाख श्रेणी के लद्दाख में स्थित है और यह दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहली कौन है? तो पहली ऊंची चोटी पे आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? सही आंसर इसको जल्दी से लगाएंगे, क्या होगा? ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है, देहरादून में सैन्य अकादमी है दोस्तों। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कहां पे है। ये ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है दोस्तों। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। 15 नंबर प्रश्न है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो थार रेगिस्तान है दोस्तों वो है भारत में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये थी जीके की प्रश्न। अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं और सेक्शन बी में दोस्तों क्या आएगी? साइंस की प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइंस की पहली प्रश्न है। कहा जा रहा है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत खालिस्तान है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत दोस्तों क्या होता है? वो सूर्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन को देखिएगा। मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अवतल दर्पण। याद रखिएगा, यदि हेडलाइट बोलेगा तो अवतल और साइड मिरर बोलेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है। अगली प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी खालिस्तान गिरता है। तो रेलगाड़ी या बस कहीं पर भी आप सवारी सफर कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर वह अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति जो है वो आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर गिरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है और इसे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि खालिस्तान है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी यकृत यानी कि लीवर होती है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों, और यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अगली प्रश्न 21 नंबर है, इसे देखेंगे, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि सबको दे सकता है दोस्तों? तो क्या होगा? AB पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का यस्क है। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है। अगली प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये रही आपकी आज की 23 नंबर प्रश्न और इसे बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। कहा जा रहा है दोस्तों, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? थर्मामीटर में दोस्तों पारा का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन को देखिएगा, ये रही आज की 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है?
हृदय घात का कारण क्या है दोस्तों? तो वो होती है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ जाने के कारण हृदय घात हो जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देनी है। क्या इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों? सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में आपको बतलानी है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है और आपका इसका 11 परमाणु क्रमांक होते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल खाली स्थान है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सही सूत्र होगा H2SO4, तो ऑप्शन डी में जो दे रखा है। ठीक है, अगली प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोकार्बन। अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों आज की 28 नंबर प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बतला दें, ये सारे प्रश्न लखनऊ ईआरओ की 1 नवंबर 2020 में 20 के एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको ईमानदारी पूर्वक सारे प्रश्नों को सोल्व करनी है। अगला प्रश्न को देखिएगा, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हड्डी से हड्डी को, है ना। तो 29 के 20 सही आंसर है। अगली क्वेश्चन को देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? यहां पर देखिएगा विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है दोस्तों, और नीचे में लिखा हुआ है, इसी का इंग्लिश क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था आपको, यहां पे लिखा हुआ है पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर आपको बतलानी है। तो देखिएगा हिंदी में विद्युत लिखा हुआ है और अंग्रेजी के प्रश्न में इसे पावर लिखा हुआ है। ऐसी प्रश्न यदि आ जाए दोस्तों, तो आपको इंग्लिश की क्वेश्चन जो होते हैं वो मान्य होते हैं। तो आपको पावर की क्वेश्चन बतानी है कि पावर की एसआई यूनिट यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट हो जाएगा। जबकि विद्युत धारा एम्पियर से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर अगर आपने सी आंसर लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चन को मान्य रखा जाता है। अगली प्रश्न को देखिएगा, ये दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है और अब शुरू हो जाती है दोस्तों। तो यदि आपने अपना कलम कॉपी नहीं निकाला है तो जल्दी से कलम कॉपी निकाल लें और इसे सोल्व करने की कोशिश करें। कहा गया है कि एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपया में बेचने पर 40 रुपया की हानि हुई, तो उसका हानि का प्रतिशत निकालना है। जल्दी से इसको हानि का प्रतिशत निकालेंगे। देखिएगा ये 660 है दोस्तों विक्रय मूल्य, तो 40 रुपया हानि हुआ। यदि उसे 40 रुपया दे दिया जाए तो उसे हानि नहीं होगा, तब उसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। यानी कि क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 700। ऐड कर लिए, 700 रुपया क्रय मूल्य था, 40 रुपया हानि पर बेच दिया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जितना रुपया का हानि हुआ वो गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 700 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आपका 40 बटा में 7। अब इसे भाग लगा लेंगे दोस्तों। 7 49 नहीं होगा, 7 7 56। भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद इसे सही आंसर लिखेंगे। 7 5 35, हाथ में रहा 5,
49 यानी कि 5.71% दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। ये है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर निकालिएगा। कहा जाता है एक आयत की भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है तो इसका परिमाप निकालना है। आपको पता होगा दोस्तों आयत की परिमाप फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको मैक्सिमम देखा जा रहा है मैथ की जो प्रश्न है उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न क्षेत्रमिति चैप्टर से आती है दोस्तों। तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। जल्दी से इसका फॉर्मूला रखेंगे। 2 इंटू एल का वैल्यू दे रखा है 5 और ये है 4, 5 4 9, 2 गुना 9 इक्वल टू क्या हो गया? 18 और ये मीटर होगा। तो 18 मीटर ऑप्शन बी में है तो जल्दी से ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में यहाँ पे क्या था वो पता नहीं चल रहा था। ये क्वेश्चन आपका जैसे है उसे बनाते हैं। 64 है, 64 के पावर में 1/2 है दोस्तों। अब इसे हल करते हैं तो 8 का पावर 2 क्योंकि ऊपर में 2 है और गुना 1/2, ये 2 से 2 कटा गया, आपको बचा 8 के पावर 1 यानी कि 8 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया? इसका सही उत्तर 8 हो जाएंगे जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। आज की 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रही दोस्तों आज की 34 नंबर प्रश्न, जिस प्रश्न में बोला जाता है कि जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फलक हो सकते हैं। यह प्रश्न तो दोस्तों हमें समझ के परे है क्योंकि इस तरीका का प्रश्न है आपको कभी पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन ऐसे भी इस प्रश्न में देखिएगा एक पासा की बात कर रहा है तो पासा में टोटल 6 फलक होते हैं तो इसका आंसर 6 होना चाहिए। ठीक है, अगली प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। ये दोस्तों आ गई आज की 35 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोलता है 0.25 को भिन्न में बदलें। तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा? दशमलव हटाना होगा और दशमलव यदि हटाइएगा तो बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएंगे। 25 चौका 100 यानी कि 1/4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी में जो दे रखा है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे ध्यान से। कहता है कि यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। पहला चीज बोला जा रहा है कि विषम अंक होना चाहिए दोस्तों। जो भी अंक आपको लाना है वो विषम, आपको 5 से भाज्य करना है। अब आप यदि आपको 5 से विभाज्यता का नियम यदि पता है दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को सही ढंग से बना लेंगे क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जो जिसकी इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 0 और 5 में हमें विषम संख्या खोजनी है तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 हो जाएंगे जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, ध्यान देंगे। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये रहा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपया हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो ब्याज का दर निकालना है। ये साधारण ब्याज है दोस्तों जिसमें फॉर्मूला लगती है एसआई बराबर PRT बटा 100, है ना। अब देखिएगा 40 रुपया का ब्याज हुआ और ये 1040 रुपया अमाउंट दे रखा है दोस्तों। तो यदि अमाउंट 1040 है जिसमें 40 रुपया ब्याज है दोस्तों तो 1000 रुपया आपका क्या हो गया? ये मूलधन हो गया, है ना, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल का वैल्यू हो गया
और एएसआई का वैल्यू क्या हो गया, 40 हो गया। अब इसे सिंपल सा फॉर्मूला पे रख लेते हैं। एएसआई का वैल्यू दे रखा है 40, साधारण ब्याज है 40, मूलधन है दोस्तों 1000 रुपया, और आर का वैल्यू आपको निकालनी है, टी दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बटा 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब 2 जीरो से जो 2 जीरो समाप्त हो गया, बचा 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ समाप्त कर देते हैं, और 2 दूना का 4 यहाँ काट लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आर बचा है, और आर वो साइड क्या बचा है, 2 बचा है, तो आर इक्वल टू 2% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बराबर हानि होती है। देखिएगा 36 संतरे बेच रहा है तो 4 संतरा हानि हो जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति उसको 4 संतरा दे दे तब उसको हानि नहीं होगा, यानी कि उसको 40 संतरा होना चाहिए था। अब उसका हानि प्रतिशत निकालनी है दोस्तों। कितना संतरा हानि हो रहा है, 4 संतरा, तो जितना हानि हो वही गुना 100 और बटा क्रयमूल, तो क्रयमूल क्या हो गया, 40 हो गए। ये निकलेगा क्या, हानि प्रतिशत। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 4 से 1 4, यानी कि कुल मिलाकर के 10 बचा हुआ है, तो 10% की उसे हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार जानदार तरीका से आप लोग भी सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर, इसका मतलब ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। इस तरीका का प्रश्न में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो दोस्तों, वो चाहे तो घन या घनाभ होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहने के कारण यह घनाभ हो गया। अब कहता है कि इसमें लंबी छड़ रखी जाए, तो लंबी छड़ की जैसी ही बात करें दोस्तों, क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण आपको निकालनी है। फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को आपको रखनी है और बना देनी है। 10 का स्क्वायर 10 दहियों का 100 प्लस 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस तरीका से ये हो गया 225, जिसका वर्गमूल होता है 15, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आके लग चुकी है, और इसका सही आंसर आपको देनी है। कहता है 5% की वार्षिक दर से 4 माह में 600 रुपया का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से दूसरी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एएसआई साधारण ब्याज हो गया, एएसआई बराबर PRT बटा 100, इस तरीका से होता है। अब देख लीजिएगा 600 रुपया है आपके पास, तो 600 रुपया लिख दिए, गुना 5% गुना 4 माह। माह आपको जैसे ही आ जाए दोस्तों, माह को वर्ष में बदलना है, और माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं और बटा 100 लिख देते हैं, ये आपका आंसर निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 तिहाई का 12, और 3 से 2 काट लेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 5 और 2 बच गया, तो 5 दूना 10 हो गया। यानी कि इसका रेट जो था दोस्तों वो कितना था, 10% था, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। सॉरी, इसको ब्याज निकालना था, तो ब्याज क्या होगा, 10 रुपया होगा, तो 10 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, देखिएगा ये रही 41 नंबर प्रश्न। कहता है कि राम के पास 45,000 रुपया थे। ठीक है,
कुल रुपये के 2/5 भाग वो अपने बड़े बेटे को देता है और बची हुई शेष भाग का 1/3 भाग, यहाँ पे 1/3 होगा दोस्तों, 1/3 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। तो राम के पास कितना रुपये अभी बचे हुए हैं ये निकालनी है, जल्दी से निकालेंगे। देखिएगा 45,000 रुपया उसके पास टोटल था। अब उसके पास बचा कितना ये निकालना है। 2/5 भाग बड़े बच्चे को दे दिया तो बचा कितना, तो शेष निकालने के लिए ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं, शेष भाग निकलता है। तो 5 - 2 = 3 बचा, तो 3/5 आपका शेष भाग बचा। आप नहीं तो क्या करेंगे कि टोटल 1 भाग होता है, 1 भाग में से 2/5 भाग भी घटा सकते हैं शेष भाग निकालने के लिए। ये शेष बच गया दोस्तों। अब आपको आती है कि वह छोटे बच्चे को दिया है 1/3 भाग, तो उसके पास शेष कितना बचा, तो नीचे में से ऊपर को घटाइए, यानी कि 3 - 1 = 2/3, यानी कि इसके पास 2/3 यहाँ भी बचा। यही राम के पास शेष धन बचा है। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, 9 × 5 = 45, यानी कि 9,000 रुपया यहाँ पे हुआ, और 1 3 से 1 3 यहाँ कट गया, 9 दूना का 18, यानी कि टोटल आपको 18,000 रुपया अभी भी राम के पास बचा हुआ है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी हल करनी है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि गांव में 800 पुरुष हैं दोस्तों, तो महिलाओं की कुल संख्या निकालनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा ये जो संख्या दे रखा है 800, ये किसका दे रखा है, पुरुष का। और देखिएगा पहले पुरुष है या महिला है, पुरुष है, तो पुरुष हो गया 5 और महिला हो गई 3, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू रहे दोस्तों उसी का परसेंटेज वैल्यू या उसी का अनुपातिक वैल्यू नीचे रखते हैं। तो ये पुरुष है और पुरुषों की संख्या 5 के अनुपात में है। आपको निकालना है महिलाओं की संख्या। महिला कितना है, 3 है, और जो निकालना रहे दोस्तों वो हमेशा गुना में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको महिला हो गया। अब इसे हल कर लीजिए। 16 × 25 = 80, यानी कि 160, और 16 × 48, यानी कि 480 महिलाएं थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आके लग चुकी है। इस प्रश्न को सही आंसर देंगे। निम्न में से किससे न्यूनतम अंक से इतना को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन बचना होना चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा न्यूनतम अंक से विभाजित किया जाए, यानी कि 8788 को विभाजित किया जाए कौन से अंक से, तो चारों में से चारों ऑप्शन रख करके देखना होगा आपको। यहाँ पे हम 4 का ऑप्शन रखते हैं, ये 4 रख लेते हैं, तो 4 दूना का 8 कट गया, 7 उतार लिए, 4 एकम 4, 4 3 7, 8 हो गया। आपको आगे लगा देंगे, 9 चौका 36, 9 से 2 बचा, और 8 उतारेंगे, 7 28, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। अब कहता है दोस्तों जो भागफल होना चाहिए वो पूर्ण घन होना चाहिए। 2197 को देखिए ये पूर्ण घन है या नहीं, तो 2197 कितना का घन है दोस्तों, ध्यान से आपको बतानी है। ये 3 3 9 9 27, 3 हो गया इन्हें, और 1 हो गया, 13 का घन है दोस्तों। ये जो है 13 का घन है। तो किस संख्या से आपको भागा करना होगा, 4 से भाग करना होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए अगली प्रश्न को देखिएगा। ये दोस्तों रही 44 नंबर प्रश्न, और इसे भी आपको हल करनी है। एलसीएम निकालनी है दोस्तों। 12, 24, 30 का एलसीएम निकालना है। इस तरीका से निकाल लीजिए। 6, 12, 15, आगे यदि लगाते हैं
2 से ही 3, 6 और ये हो गया 15 ही। फिर से लगाते हैं 3 से 1, 2, 3 पचे 15, यानी 5 और 2 जैसे ही मिले एक 0 बन जाता है और बाकी गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 120 इसका एलसीएम हो गया। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैथ की लास्ट प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न। इसके बाद आपको रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, 102 का स्क्वायर करना है तो 102 गुना 102 सिंपल सा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4 और 2 0 4, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 0 0, फिर 2 0 1 और 4 0 4 0 1, यानी कि 10,404, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। रीजनिंग के प्रश्न सेक्शन डी में हम लोग आ चुके हैं और ये रीजनिंग का प्रश्न रहा दोस्तों। इस प्रश्न में देखिएगा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष है दोस्तों, इस पुरुष की तरफ संकेत करते हुए राजू बोलता है। ठीक है, राजू क्या बोलता है कि वह जो लड़का है वह मेरी पुत्री, यानी राजू की पुत्री, राजू की एक खानदान नीचे पुत्री, राजू की पुत्री के पिता यानी खुद राजू के पुत्र है। राजू का पुत्र क्या है, वह पुरुष है या वह लड़का है। ठीक है, अब कहता है कि राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, लेकिन एक ट्रिक आपको बतला रहे हैं, वही ट्रिक का आपको यूज करनी है। जहां पे से लगा रहे दोस्तों वहीं से रिलेशन जोड़ना है। अब देखिएगा, किसके पास से लगा हुआ है, तो से लगा हुआ है पुरुष के पास, यानी कि पुरुष जो है वो क्या कहेगा, राजू को। इस तरीका से रिलेशन को जोड़ना है कि जहां पर से लगा रहेगा उसी से रिलेशन जोड़ते हुए जिसका पूछ रहा है उसके पास चले जाएंगे। तो पुरुष क्या कहेगा, राजू को, तो पुरुष जो है राजू को क्या कहेगा, पिता कहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, क्योंकि पुत्र भी ऑप्शन है और पुत्र यदि आप लगाते तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। किन्हीं को दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके जल्दी से पूछ सकते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित विकल्पों को क्रम को पूरा करना है। यहां पर देखते हैं, 6 दूना का 12 प्लस 1 कर दिया, 13 दूना का 26 माइनस 1 कर दिया, 25 हो गया। 25 दूना का 50 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1, यानी 101 को क्या करना है, 6 दूना और दुगुना करना है, तो 202 हो गया और प्लस 1 कर लेना है, यानी कि 203 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में देखेंगे, ये कोडिंग दे रखा है दोस्तों, कोडिंग के अनुसार आपको बनाना है। तो खोज लेंगे टी को क्या कहते हैं, टी को हेड चेक करते हैं तो इसको @ लिख लेते हैं। उसके बाद आई है तो आई तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे 3 है तो इसको 3 लिख लेते हैं। जी है दोस्तों, तो जी देख लीजिए यहाँ पे है तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे ये हच है तो इस तरीका से हच लिख लेंगे। और ई है तो ई का कोडिंग देख लीजिए, यहाँ पे है ये विस्मयादि बोधक है, तो इस तरीका से देखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन ये में मैच कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेनी है। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। ये 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आपको सॉल्यूशन निकालनी है।
कहता है CAT को DDY कहते हैं, तो BIG को क्या कहिएगा। अब देख लेते हैं, CAT था जिसको DDY कहा गया। यहां से यहां 1 बढ़ा, A B C D 3 बढ़ा, और T से देख लीजिए यहाँ पे 5 बढ़ रहा है ना। तो यहां देख लेते हैं BIG, पहले 1 बढ़ाइए तो B के बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद 3 बढ़ाएंगे तो IJKL हो गया, और G का आपको 5 बढ़ानी है, तो G के बाद ABCDEFG HIJKL, यानी कि CLL इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ये में दे रखा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। ये रही आज की लास्ट प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों। किसी पंक्ति के एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। देखिएगा, ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है और -1 कर देना है। इस तरीका से आपको 18 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 17, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो आपका डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये थी आपको लखनऊ ERO की GD की प्रश्न। यह प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। हालांकि यह प्रश्न पत्र बहुत ही हल्का था दोस्तों। तो आज के प्रश्न पत्र में आपका टोटल 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आपको एक नए ERO की क्वेश्चन पेपर को लेकर के आएंगे। आप एक बार कमेंट करके बतला दे दोस्तों, कौन से ERO की क्वेश्चन और कौन सी ट्रेड की क्वेश्चन आपको जरूरत है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।